हाय एवरीवन, आप सभी को पता है हम कंप्लीट पॉलिटी अब अपनी कवर कर रहे हैं फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025। टोटल 13 लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी कराऊंगा, जिसमें से हम 7 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा 8th लेक्चर है। इसके बाद हमारे 5 लेक्चर और आएंगे। टोटल जो हम पॉलिटी कवर करेंगे लगभग 13 घंटे। एक लेक्चर 1 घंटे का रहता है, तो लगभग मैं आपको 13 घंटे में कंप्लीट पॉलिटी कवर करा रहा हूँ। और जैसा कि हर लेक्चर की शुरुआत में एक बात बोलता हूँ कि ये 13 लेक्चर देख लो, इसके प्रॉपर नोट्स बना लो। इससे अलावा आपको 1% भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपका पेपर में आएगा यहीं से आएगा। चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट होती है सबसे जल्दी से जल्दी मैं आपको यहाँ पर अपडेट भी दे देता हूँ। साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको एग्जाम गाइडेंस, मोटिवेशनल थॉट्स की आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट रह पाओ और अपडेट्स वगैरह भी व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ। तो आप व्हाट्सएप चैनल, दोनों चैनल ये जरूर ज्वाइन कर लो। आने वाले टाइम जब तक आप तैयारी करोगे आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मोर आवर टाइम हम लेक्चर शुरू कर लेते हैं। तो देखो, हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। और देखो, एक भाई कमेंट कर रहा था कि भैया इतना टाइम हो गया और अभी तक सिर्फ 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, अभी हमारा फोकस क्वेश्चंस कंप्लीट करने पर नहीं है। हमारा जो फोकस है वो सिलेबस कंप्लीट करने पर है। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम सारे आर्टिकल कर चुके होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कर चुके होंगे, फिर क्वेश्चंस को तो हम मिनी सेकंड्स में उड़ा रहे होंगे। तो हमारा फोकस क्वेश्चंस पर नहीं है, हमारा फोकस पॉलिटी को कवर करने पर। बाय द वे, हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन अंडर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताओ यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मैंने आपको देखो आर्टिकल 19 पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको 6 क्लॉज पढ़ाए थे। ठीक है, और मैंने आपको ऐसे याद कराया था 100 MRP। तो पहला ही होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये किस में आता है? अनुच्छेद 19 में आता है। ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। या थोड़े से हम आर्टिकल कर लेते हैं, है ना। हम कितने आर्टिकल तक कर चुके हैं कंप्लीट अपने, ये बताओ। तो हम अपने जो आर्टिकल हैं कंप्लीट जो कर चुके हैं वो 242 तक कंप्लीट कर 237 तक कराए ना। अभी हमने 237 तक कर चुके हैं। ठीक है, 237 तक हम अपने आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो कुछ हम पहले आर्टिकल कवर कर लेते हैं। तो जहाँ पर आपने आर्टिकल के लिए पेज छोड़े हुए हैं वापस से वहीं आ जाओ, क्योंकि 237 तक हम कर चुके हैं, उससे आगे के हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप इसे एक सेकंड में रफ कर देता हूँ। वेट अ सेकंड। यहाँ पर आप अपना जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर है यहाँ पर 6 कर चुके हैं। स्टेट आती है, पार्ट 7 में आता है आपका द स्टेट इन पार्ट बी, द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ये वाला पार्ट था हमारा, है ना। द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची के भाग बी, भाग खा की राज्य, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। ये हमारा पार्ट 7th में आता है, पार्ट 7th में आता है। और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है 238। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, यह छोड़ो, आपको स्टेट जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सी स्टेट है पार्ट बी में। और ये आर्टिकल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस आर्टिकल को भी छोड़ सकते हो। ये पार्ट 7 में सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है और इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने पार्ट 8 पढ़ा था। ठीक है, पार्ट 8 में मैंने बताया, देखो, यूनियन के बारे में पढ़ लिया, स्टेट के बारे में पढ़ लिया, अदर स्टेट के बारे में हमने पढ़ दिया। फिर उसके बाद जो पार्ट 8 है, जो कि जिसमें द यूनियन टेरिटरीज के बारे में दे रखा है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दे रखा है, द यूनियन टेरिटरीज के बारे में दे रखा है, टेरिटरीज के बारे में दे रखा है। ये आर्टिकल आपके 239 से लेके 242 तक हैं। और इनको यूनियन टेरिटरीज को तो आपको पता ही होगा, केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ आपका बोला जाता है। ठीक है, दो यूनियन टेरिटरीज को क्या बोला जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। तो अगर देखो, इतना तो नहीं पूछा जाता, कभी रेयर पूछा जाता है, तो मैं लिखवा देता हूँ, 239 लिख लो। 239 में आता है आपका
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। संघ क्षेत्र भी लिख सकते हो, संघ क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। और यहाँ पर 241 में आपका हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज आता है। हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, फॉर यूनियन टेरिटरीज, यूटी के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये कहाँ पर दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका यहाँ पर 241 में, आर्टिकल 241 में यहाँ पर आपका दे रखा है। उसके बाद 242 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो छोड़ दो। वैसे ये भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके आर्टिकल है बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बट याद कर लेना, तो एक दो बार आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसे मैं रफ करता हूँ, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 9, ठीक है। पार्ट 9 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मैंने देखो जब पॉलिटी स्टार्ट की थी तभी आपको पार्ट्स पढ़ा दिए थे कि किस पार्ट में क्या आता है। तो पार्ट 9 है आपका पंचायत के बारे में। पार्ट 9 है आपका पंचायत के बारे में। और पंचायत जो आपकी आर्टिकल शुरू होता है आर्टिकल 243 से, और ये 243 को सब क्लॉज में डिवाइड किया गया है, सब क्लॉज 243 का ओ तक, है ना। और ये आपका पार्ट 9 में जो अमेंडमेंट है ये ऐड किया गया था, पार्ट 9 73rd, जब मैं अभी आपको अमेंडमेंट पढ़ा रहा था तो तब मैंने आपको पढ़ाया था। ये 73rd अमेंडमेंट के तहत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, ये आपका पंचायत लेके आया गया था, ठीक है। अच्छा ये बताओ पंचायत के मेंबर के लिए जो एज होती है ना, वो एक दो बार सवाल पूछ लिया गया है, तो वो 21 ईयर होती है, ये चीज़ याद रखना, है ना। तो अब हम इसके आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 243, ठीक है। 243 में आता है डेफिनेशन, और देखो मैं आपको ये ट्रिक के साथ याद कराऊंगा और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 243 से लेकर 243 ओ तक पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको ऐसे ट्रिक के साथ कराऊंगा कि आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। मैंने जिस दिन पढ़े थे ट्रिक के साथ, मतलब जो जब मैं ये ट्रिक के साथ पढ़ा था वो चीज़ लेके मुझे अभी तक याद है, ठीक है। और मैं अभी तक नहीं भूला हूँ एक भी आर्टिकल को। ऐसे कोई रैंडम पूछे तो हाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो देखो ऐसे पढ़ा दूंगा, और ऑप्शन होगा तो बिल्कुल हाँ इसका आंसर ये है, विदाउट सोचे मैं उसका आंसर बता सकता हूँ, वही मैं आपको बताऊंगा। अच्छा इसमें पंचायत वाले में एक चीज़ और लिख लो कि जो नेशनल पंचायत राज डे है ना, नेशनल पंचायत डे, नेशनल पंचायत राज डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये और लिख लो, है ना। ये भी पेपर में सवाल बन जाता है, अभी हाँ आया है तो मैंने आपको बता दिया। तो 243 में क्या दे रखा है, परिभाषा दे रखी है, परिभाषा दे रखी है इसकी, है ना। उसके बाद हमारा आर्टिकल कौन सा आता है, एक सेकंड बस मैं इसका नेट ऑफ करता हूँ, वरना ऊपर नोटिफिकेशन आती है तो दिक्कत होता है उससे, ठीक है सॉरी। हाँ 243 का ए आएगा हमारा, इसके सब क्लॉज पढ़ेंगे अब। ए में आता है हमारी ग्राम सभा। ए में क्या आता है हमारा, ग्राम सभा, जिसको हम असेंबली भी बोलते हैं, ग्राम सभा असेंबली, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं ग्राम सभा, ग्राम सभा, ठीक है। उसके बाद हमारा 243 बी में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। आपके पंचायतों का गठन होगा, इस आर्टिकल में आपका दिया हुआ है पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन आर्टिकल 243 बी में दे रखा है। मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ ऐसे याद कराऊंगा ना, आपको याद हो जाएगा। 243 243 का सी, 243 का सी में आता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 243 का डी, 243 का डी आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। 240 243 का ई, 243 का ई आता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत,
243 का एफ आता है आपका डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, यहाँ पर आपका हिंदी में लिख लो, इसको देख लेना कंपोजिशन को क्या बोलते हैं। रिजर्वेशन को लिख लो, जो आपकी जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, है ना, और इन सब का या वुमेन्स का क्या है, आरक्षण है ना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स का पंचायत में आरक्षण, पंचायत में आरक्षण, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन मतलब पंचायत का कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, इसमें है मेंबर्स को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं वो दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है 243 हो गया। जी में आता है आपका पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां। ऑथोरिटी को क्या बोलते हैं, प्राधिकार बोलते हैं ना शायद, प्राधिकार, और एक बार चेक कर लेना, प्राधिकार। और जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारियां, और जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 243 का जी हो गया एच आता पावर टू इम्पोज टैक्स, पावर टू इम्पोज टैक्स, ठीक है। पंचायतों पावर टू इम्पोज टैक्स, ये गूगल से देख लेना इसे क्या बोलेंगे। 243 आई में आता फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ पंचायत, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत। पंचायत के लिए वित्त आयोग, पंचायत के लिए वित्त आयोग, पंचायत के लिए वित्त आयोग। उसके बाद है आपका 243 हो गया, 243 243 का जे आता है ऑडिट, ठीक है। उसके बाद है 243 का के ऑडिट का मतलब होता है जांच करना, है ना। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत पूरा लिख लो, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। उसके बाद है 243 का के इलेक्शन टू द पंचायत, इलेक्शन ऑफ द पंचायत, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ऑडिट मतलब पंचायतों के जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, लेखा वगैरह जो होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं उनका परीक्षण करना, और इसमें है पंचायत के निर्वाचन, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको याद कैसे करने हैं, अब देखो यहाँ पर और रह गए LMNO, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, बस इतने इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कोई आर्टिकल, आपको बस इतना याद रखना है कि 243 में पंचायत आती है, तो पंचायत आती है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दी होती है, परिभाषा दी होती है, ये तो सबको पता है। 243 ए से क्या है, सभा, सभा को क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं, तो ऐसे याद हो गया, ठीक है। उसके बाद बी क्या है, बी में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। अब एक बात बताओ यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसी भी देश की नींव होती है, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसकी नींव क्या है, संविधान है ना। उसका नींव क्या है बताओ, उसकी नींव क्या है, संविधान है ना। तो यहाँ पर जो नींव बिल्डिंग होगी, बी से बिल्डिंग का जो नींव होगी वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, गठन होगा। उसके बाद सी से आपका कंपोजिशन, ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। डी, अब देखो आपको सपोज कहीं जाना है, आपको अपने शहर से कहीं दूसरे शहर जाना है, तो आपको किस शहर जाना है, किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, अगर वो पता होगा तभी तो आप रिजर्वेशन कराओगे कि हाँ भाई आपको महाराष्ट्र जाना है या वेस्ट बंगाल जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तभी तो इसको उसका आप क्या कराओगे, रिजर्वेशन। तो डी से डायरेक्शन और आर से रिजर्वेशन। उसके बाद ई से क्या है आपका एज,
एज, है ना। तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन दे रखा है, ड्यूरेशन कार्यकाल एक तरह से। एफ, एफ से क्या है, फेल, फेल हो जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। जी, जी से क्या है, पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जी से आप ऐसे याद कर सकते हो इसे, 243 का जी। पावर, हाँ, देखो जी से आप ऐसे याद करोगे कि कोई अंदर कोई बंदा पावरफुल है, किसी पे कोई अथॉरिटी है, किसी मतलब एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, तो उसकी सब क्या करते हैं, जी हजूरी करते हैं। क्या करते हैं, जी हजूरी करते हैं। तो जी हजूरी से पावर, जिसके पास पावर है भैया उसकी तो सब जी हजूरी करेंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद एच, एच से क्या, पावर टू इम्पोज टैक्स। अब देखो, आप ऐसे याद करो कि आप टैक्स लगाओगे, और एच है आपका एक अलमीरा, जैसे इसे अलमीरा टाइप है, तो आप टैक्स लगाओगे तो आपके पैसों से क्या बढ़ जाएगी, अलमारी बढ़ जाएगी, अलमीरा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप याद कर लो। आई, इनकम होगी तभी तो फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, इनकम ही नहीं है तो फाइनेंस कमीशन कहाँ से। जे, जे से जांच करना, जांच से ऑडिट करना, ठीक है। के से इलेक्शन आता है। देखो सपोज किसी कोई पंचायत में इलेक्शन जब भी तो होंगे जो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर वो उसको किसी ने किल कर दिया, के से किल कर दिया, तभी तो इलेक्शन कराई जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने, ये सिर्फ टेक्निक्स हैं याद करने की, रियल में ऐसा कुछ नहीं है ना। तो लेकिन ये है कि आप ऐसे याद कर लोगे, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, आप भी ऐसे ही लिख पाओगे जैसे मैंने अभी आपके सामने लिख दिए। ऑप्शन आएगा तो फिर तो चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमने देख लिए यहाँ पर 243। अच्छा, एक और चीज, आपका ये हो गया पार्ट 9। पार्ट 9 मैंने यहाँ पे करा दिया। यहाँ पर आपका जो पार्ट 9 है ना, पार्ट 9 का ए भी जोड़ा गया था। और मैंने आपको बताया था पार्ट 9 के ए में क्या आता है, म्यूनिसिपलिटी, नगर पालिका, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपलिटी आती है, म्यूनिसिपलिटीज, जिनके आर्टिकल हैं 243 ओ से लेके 243 जेड जी तक। तो ये इसके सब क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं पूछे जाते। ऐसे ही आपका एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, पार्ट 9 का बी, जिसमें मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। किसके बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या बोलते हैं, सहकारी समाज, मतलब आप ये देख लेना एक बार हिंदी वाले के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं। इसके आर्टिकल जो शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं 243 आपका जेड जे तक, वो तो एच से लेके 243 जेड टी तक, है ना। इसके इतने इसके आर्टिकल हैं, लेकिन ये भी, इसके भी सब क्लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी सब क्लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि पार्ट 9 का ए में म्यूनिसिपैलिटी आती है, पार्ट 9 के बी में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो आपका काम हो गया। तो अब हम अपना अगर देखा जाए तो अब तक हम कितने आर्टिकल कर चुके हैं, 243 तक कर चुके हैं एक तरह से, 243 जेड टी तक जितने भी इंपॉर्टेंट है उतने हम कर चुके हैं, ठीक है। आगे के देखेंगे, है ना, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आगे के आर्टिकल भी आगे पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका निम्नलिखित में से तहत दायर की जा सकती है। देखो मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है, और हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो आर्टिकल 226 के तहत करता है। तो इसका आंसर तो 32 सही हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी आपको रिट के बारे में नहीं पढ़ाया है। तो अब हम रिट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले उतने सवाल नहीं बनते थे, लेकिन अब रिट से काफ़ी सवाल बनते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ करता हूँ, तो यहाँ पर आप अपनी हेडिंग डाल लो, रिट। यहाँ पर देखो ये जो रिट है, ये आपकी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है वो अंडर आर्टिकल 32 करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो हाई कोर्ट करता है वो 226 के तहत करता है, ठीक है। ये आपकी 6 तरह की होती हैं, सवाल पूछ लेगा कि कितनी रिट होती हैं, सॉरी 5 तरह की होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और आपकी 5। पहली होती है आपकी हावीस कॉर्पस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरी होती है आपकी मैंडेमस, दूसरी होती है आपकी मैंडेमस जिसको हिंदी में बोलते हैं परमादेश,
परमादेश। उसके बाद नेक्स्ट होती है आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी हैं, इनमें से कौन सी रिट नहीं है, तो पता होना चाहिए आपको। उत्प्रेषण, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन को बोलते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध। सर्स्योरी। सर्स्योरी, इसको बोला जाता है उत्प्रेषण। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, इसको बोला जाता है अधिकार प्रच्छा करके कुछ बोला जाता है। अधिकार प्रच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये 5 रेट पढ़ ली। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेंगे कि सुप्रीम कोर्ट रिट जो इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है, कौन कौन सी रिट, कितनी रिट होती हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सी रिट है, कौन सी रिट नहीं है, इस तरह से बनेंगे। कभी कभी इनके बारे में अंदर जाके भी पूछ लेता है, तो वो भी अब हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले है हाबीस कॉर्पस। देखो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसका मतलब होता है, ये वाला बात ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है बीइंग, इसका मतलब होता है मीन्स ब्रिंग्स द बॉडी। तो आपको ऐसे दे देगा कि ब्रिंग्स द बॉडी जो है वो किसका मतलब है। तो ब्रिंग्स द बॉडी का मतलब किसका मतलब होता है, हाबीस कॉर्पस का मतलब होता है। और ये जो रिट होती है ये इलीगल डिटेंशन के खिलाफ होती है। मतलब कि जैसे कि आप अपराधी नहीं हो और आप को पुलिस पकड़ लेती है, तो आपका कोई भी फैमिली मेंबर सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू कर सकता है। मतलब रिट इशू नहीं, मतलब रिट अप्लाई कर सकता है कि आपका इलीगल डिटेंशन हुआ है, इलीगल सज़ा हुई है। और इसके तहत और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ये आपका किसके अंदर आता है, हाबीस कॉर्पस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैंडेमस की बात करते हैं तो मैंडेमस का मतलब होता है बी कमांड। तो डायरेक्ट पूछेगा आपसे बी कमांड किस रिट का मतलब होता है, बी कमांड, ठीक है। ये जो आपकी रेट होती है ये कब इशू होती है, जब जैसे कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। आपका देखो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है या गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ रेट इशू कर सकता है, वहाँ पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रेट इशू कर सकता है उनके लिए जो अपना काम, तो ये जो मैंडेमस है इसका मतलब होता है बी कमांड। और जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिसर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपना काम नहीं कर रही होती है तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ रेट इशू कर सकता है, ठीक है। और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, उनको कमांड कर सकता है कि भाई तुम अपना काम करो, नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये आपका मैंडेमस में आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन में, ठीक है, प्रोहिबिशन में क्या आता है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो आपका ये प्रोहिबिशन है ना, ये प्रोहिबिशन में क्या होता है आपका, जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट या कोई हाई कोर्ट नहीं, इन्फीरियर कोर्ट मानो, मतलब देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर, जो उनका ज्यूरिडिक्शन है उससे बाहर जाके अगर फैसला, मतलब उस पर कार्रवाई पे सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन मतलब उन्हें निषेध कर सकता है, रोक सकता है ये रेट इशू करके कि भाई तुम्हारा ये मामला नहीं है, तुम्हारी ज्यूरिडिक्शन से बाहर मामला है, तो आप इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हो। वहीं पर सर्स्योरी भी इससे मिलती जुलती है। सर्स्योरी रेट में क्या होता है, सपोज जैसे ये ऐसा भी नहीं है कि हाई कोर्ट के केस में ही है, इन्फीरियर कोर्ट के, अब जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके कोई फैसला, कोई किसी मामले पे काम कर रहा है तो हाई कोर्ट कर सकता है। मतलब इन्फीरियर कोर्ट, जब एक छोटा कोर्ट अगर कोई अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके किसी केस पर सुनवाई कर रहा है तो उसका जो सुपीरियर कोर्ट होगा वो उसे रोक सकता है, ठीक है, मना कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल देके समझाया था। ऐसे ही सर्सियोरी केस में क्या है,
सर्शियरी कोर्ट, इसमें सपोज किसी इन्फीरियर कोर्ट ने, सपोज मैं यहाँ पर हाई कोर्ट का एग्जांपल लेता हूँ, हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, यहाँ पे वो सुना, मामले की सुनवाई चल रही थी, अभी सुनाया नहीं था, बट यहाँ पर सपोज उसने फैसला सुना दिया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि भाई ये तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तो जो तुमने फैसला सुनाया वो नहीं माना जाएगा, ये रिट इशू करके ये सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है। बस सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुपीरियर कोर्ट के पावर होती है। अगर सब ऑर्डिनेट करता है ये काम तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, ये रिट इशू करके कि ये तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। तो ये तो फैसला सुनाने के बाद होता है, ये फैसला सुनवाई के दौरान होती है रिट इशू। तो ये दोनों में रिट के, इन दोनों रिट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखो ये एक चीज़ और, सर्सियोरी के बारे में ये एक चीज़ और, मतलब इसका जो मीन्स होता है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि इस टू बी सर्टिफाइड होता है, टू बी सर्टिफाइड, तो पेपर में पूछ लिया जाएगा टू बी सर्टिफाइड जो मीन्स है वो किसका है, या सर्सियोरी का मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड। और क्यू वारंटो का मतलब होता है वाई वॉट ऑथोरिटी, वाई वॉट ऑथोरिटी। तो ये डायरेक्ट आपको लाइन याद होनी चाहिए, कोई वारंटो का मतलब होता है वाई वॉट ऑथोरिटी। अब देखो इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी पोस्ट है ना, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अभी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने कोई फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया, और वो जैसे आप अभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो है ना, या किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, और आप जैसे मैं सीजीएल यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, उसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, ठीक है, तो आपने फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया और आपने जॉब ले ली, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू करके आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकता है, और अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो उस पोस्ट से तो आपको हटाया जा सकता है। तो ये मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा था। तो यही है कि कोई व्यक्ति अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाता है और वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाने के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट को इशू कर सकता है और उसे उसकी पोस्ट से हटा सकता है, ठीक है। तो ये आपकी 5 रिट हैं। इन 5 रिट का जो मतलब हो सकता था, जो बेसिक एग्जांपल्स हो सकते थे, वो मैंने आपको देके समझा दिए हैं। अब इनको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि कौन सी रिट क्या है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि क्वी वारंटो का मतलब होता है वाई वॉट अथॉरिटी, सर्सियोरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मैंडेमस का मतलब होता है बी कमांड, और हाइबीस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग्स द बॉडी। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं कि ब्रिंग्स द बॉडी किस सर्सियोरी का किस रिट का मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर हमने रिट भी कर ली। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल शैल नॉट एक्सीड ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। भारत में विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा से सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छे से मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अभी हमने पार्लियामेंट नहीं पढ़ा, तो पहले हमें पढ़ना चाहिए पार्लियामेंट ना, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना। अभी जब मैं आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल कराऊंगा ना, तब आपको इस क्वेश्चन का समझ में आएगा, मतलब, है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो और अपनी हेडिंग डालो पार्लियामेंट। अब हमने देखो पार्लियामेंट के आर्टिकल तो देख लिए, लेकिन आर्टिकल से अलग भी पार्लियामेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से सवाल बनते हैं। तो अपनी हेडिंग डालो पार्लियामेंट। अब हम करने वाले हैं पार्लियामेंट। देखो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संसद, ये जो पार्लियामेंट है ये 3 लोगों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर आता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। निचला सदन, अपर हाउस मतलब निचला सदन, अपर को क्या बोलेंगे हिंदी में, ये देख लेना, अपर हाउस को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति बोलते हैं। और ये पार्लियामेंट हमारा आर्टिकल 79 में आता है, ये हम कहते हैं। तो आर्टिकल 79 ये कहता है कि एक पार्लियामेंट होगा जिसमें सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होगा, फिर एक अपर हाउस होगा जिसको हम राज्यसभा बोलेंगे, एक लोअर हाउस होगा जिसको हम लोकसभा बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे अक्सर सवाल कैसे बनेगा कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, तो बच्चों को क्या लगता है सिर्फ लोकसभा, सॉरी,
सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा होती है, लेकिन नहीं, पार्लियामेंट में आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होता है। तो ये चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं आता। पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करती है, आपकी लोकसभा, राज्यसभा और सॉरी प्रेसिडेंट, ठीक है। और आपका जो और आपको क्या याद रखना है, और देखो यहाँ पर इसमें आपको एक चीज़ पढ़नी है। देखो, जो कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है वो लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा। कोई भी बिल वो जो कानून बनेगा, देखो पहले बिल आता है, जब वो पार्लियामेंट में पास होता है तो वो बिल होता है, पार्लियामेंट में आएगा तो जब तक वो बिल है, फिर अगर वो पास हो गया तो फिर वो कानून बनता है, फिर वो एक्ट बनता है। तो ये एक चीज़ याद रखो, कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा, जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा, प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे देगा। प्रेसिडेंट के एसेंट देने के बाद वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो संसद के जो सदन द्वारा कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज़, पार्लियामेंट में देखो सेशंस चलते हैं। पार्लियामेंट के आपके 3 सेशन होते हैं। एक आपका होता है बजट सेशन, ये आपसे पूछ लिया जाता है, आपको इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका बजट सेशन, एक होता है आपका मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन, ठीक है। एक होता है आपका बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, और विंटर सेशन, विंटर सेशन, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, तो 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। अच्छा, एक और चीज़, कम से कम 2 सेशन एक साल में होंगे, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। ये लिखो, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, कम से कम 2 बार तो पार्लियामेंट मिलेगी ही। उसके बाद आपको 2 सेशंस के बीच में द मैगजी ये लिखो, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन, बिटवीन 2 सेशन, जो मैक्सिमम गैप होगा 2 सेशंस के बीच में, 2 सत्र के बीच में, ठीक है, वो क्या होगा, 2 सत्र के बीच में जो मैक्सिमम गैप होगा वो कितने क्या बोलते हैं, कितने टाइम पीरियड का होगा, वो 6 मंथ का होगा, ठीक है। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस इज 6 मंथ, 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम समय होगा वो 6 महीने का होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली एक तरह से लेजिस्लेटिव ब्रांच है गवर्नेंस की, और यही आपका मतलब कि लॉज, कानून वगैरह बनाती है, इस चीज़ तो आपको पता ही है। अभी लेजिस्लेटिव मतलब एक तरह से विधायिका है, ठीक है। वो चीज़ छोड़ो अभी, चलो मैं जब समझाऊंगा, जब समझा दूंगा। अब देखो, पार्लियामेंट में राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी प्रेसिडेंट की पावर्स वगैरह मैं अलग से कराऊंगा, वो हम पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। बट इसमें हम जो फोकस रहेगा हमारा राज्यसभा कवर करने पर और लोकसभा कवर करने पर रहेगा। तो आप अपनी इसे अभी रफ कर देता हूं मैं। आप अपनी हेडिंग डालो यहाँ पर राज्यसभा, आप अपनी हेडिंग डालो राज्यसभा, ये पार्लियामेंट के अंदर आती है। अब इसमें आर्टिकल के अलावा क्या क्या सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें पता होने चाहिए। देखो, जो आपकी राज्यसभा है, देखो हिंदी में भी राज्यसभा ही बोलते हैं, इसके जो टोटल मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर होते हैं, वो अभी फ़िलहाल आपके 250 है, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, ठीक है, फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपके 238 आपके कौन होते हैं, 238 होते हैं आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसके रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन, स्टेट एंड यूनियन। और यहाँ पर जो 12 मेंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड। इनको नॉमिनेट कौन करता है, इनको नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, इनको नॉमिनेट करता है। और ये डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, सोशल साइंस हो गया,
और देखो ये मैक्सिमम हो सकते हैं राज्यसभा में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। ठीक है, तो क्या अभी भी 285 मेंबर है राज्यसभा के अंदर? अभी अगर एट प्रेजेंट की बात करता हूँ ना मैं, कि एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो एट प्रेजेंट राज्यसभा में 245 लोग हैं, जो कि 233 आपके स्टेट और यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और आपके 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड हैं। तो टोटल 245 एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। तो पेपर में दूसरा वैसे सवाल बनेगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है राज्यसभा की? 250 है। एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा के? 245 हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं स्टेट और यूनियन के? 238। अभी फिलहाल कितने हैं? 233। प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट करता है लोगों को? 12 लोगों को। वो किस किस फील्ड से होते हैं? साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल साइंस। ठीक है, तो ये, और इन 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। तो जितने भी यहाँ से मेंबर से रिलेटेड सवाल बन सकते थे वो हमने कर लिए। ठीक है, और एक और चीज, पार्लियामेंट कभी भंग नहीं, वो सॉरी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लिखो, ये कभी डिजॉल्व नहीं होती है, ये कभी डिजॉल्व हिंदी वाले लिख लो भंग, डिजॉल्व, भंग नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है, ये एक परमानेंट बॉडी है। कैसी बॉडी है? एक परमानेंट बॉडी है। मतलब इसमें आपका ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे एक साथ, जैसे लोकसभा में क्या है, सारे इलेक्टेड होके आए, फिर 5 साल बाद वो चले जाते हैं, फिर नए मेंबर्स आते हैं, या तो वो दोबारा से री इलेक्ट होके आते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, वन थर्ड मेंबर वन थर्ड जो मेंबर है राज्यसभा के, वो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, हर 2 ईयर बाद रिटायर होते हैं। ऐसे ही हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, तो 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद आ जाते हैं, 2/3 ऑलरेडी होते हैं। तो वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। वो कभी, मतलब आपकी जो राज्यसभा है वो कभी डिजॉल्व नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। और एक पर्सन का जो टाइम, एक पर्सन जो राज्यसभा का मेंबर रहता है वो 6 ईयर तक रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और हर 2 साल बाद आपके 1/3 मेंबर चले जाते हैं। जैसे 6 साल पूरी हुई तो 1/3 मेंबर वो चले जाएंगे, फिर जो नए आएंगे फिर वो 6 साल तक रहेंगे, फिर वो 1/3। तो ऐसा साइकिल चलता रहता है, और ये कभी डिजॉल्व नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, राज्यसभा की मेंबर बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30। और देखो, अगर क्वालिफिकेशन पूछे किसी भी चीज़ की तो एज वगैरह तो डिफरेंट कर सकती हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें, जैसे सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, कोई और गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें जो सब में लागू होती हैं। ठीक है, और एक और चीज़, इनका जो इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, ये आम जनता नहीं चुनती है, पब्लिक नहीं चुनती है, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, निर्वाचक मंडल लिख लो हिंदी वाले भी, निर्वाचक मंडल के सदस्य, निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, रूप से निर्वाचित। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, और क्या चीज़ें आपको राज्यसभा के बारे में पता होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, कि जो राज्यसभा है वो उसका गठन कब हुआ था, ये बात पता होना चाहिए आपको। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? कॉन्स्टिट्यूटेड, गठन, तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। और अगर हम बात करें फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी इसकी, राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग, तो ये हुई थी आपकी 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जिनको हम एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, आपसे एक्स ऑफिसियो चेयरमैन पूछे या चेयरमैन पूछे तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन कौन होते हैं?
वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, मतलब सभापति कौन होते हैं इसके? उपराष्ट्रपति होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको, अच्छा, इनके फर्स्ट, जब हमने चेयरमैन की बात करी है तो ये बताओ फर्स्ट चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के? तो आप बोलोगे भैया वही होंगे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो बताओ वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो जो आपके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यही फर्स्ट चेयरमैन भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन अगर कभी गलती से पूछ ले, बहुत कम पूछेगा, फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन, तो राज्यसभा के जो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे ना वो थे एस बी कृष्णमूर्ति। एस बी कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, और एक तो ये बेसिक चीज़ें हो गई इसके बारे में। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, देखो दो तरह के बिल होते हैं। एक हमारा होता है साधारण बिल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, जो कहीं भी लाया जा सकता है, कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसे पहले लोकसभा में लाया जा सकता है, फिर लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में आ गया, या राज्यसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में पास होकर लोकसभा में जाएगा। लेकिन एक बिल होता है हमारा मनी बिल, धन विधेयक। ठीक है, जिसे बोलते हैं धन बिल, को हिंदी में बोलते हैं विधेयक। ठीक है, धन विधेयक, ये कभी हम राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। इसे कहाँ, धन विधेयक को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, अभी मैं जब लोकसभा पढ़ाऊंगा तो ये अच्छे से चीज़ें पढ़ाऊंगा। और देखो, सपोज लोकसभा ने मनी बिल अपने यहाँ पास करके राज्यसभा में भेज दिया, तो राज्यसभा उसमें सिर्फ सजेशन दे सकता है कि हाँ भाई तुम इसे चेंज करना चाहते हो तो कर लो। सपोज राज्यसभा ने वापस लोकसभा में भेजा कि भाई तुम ये मनी बिल को चेंज करके हमें वापस से ये चेंजेस करो, और लोकसभा उसमें कोई चेंज नहीं करता, या तो लोकसभा कर देगा या नहीं करेगा, या तो संशोधन करे या ना करे, वापस राज्यसभा पे अगर आएगा तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, उसे पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो राज्यसभा मनी बिल ना तो रिजेक्ट कर सकती है और ना ही उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, सिर्फ सजेशन दे सकती है कि हाँ भाई, अब उसको सजेशन को मानना नहीं मानना ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपका लोकसभा पे। और राज्यसभा पे सपोज मनी बिल गया और उसने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, 14 दिन हो गए, तो 14 दिन मैक्सिमम होते हैं। अगर राज्यसभा ने 14 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो पास हो गया राज्यसभा के द्वारा भी। ठीक है, तो राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती इन द केस ऑफ मनी बिल, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको सीट्स के बारे में भी पता होने चाहिए। राज्यसभा में अगर हम पढ़ रहे हैं कि राज्यसभा की सीट्स कहाँ पर कितनी है, अब सब जगह की नहीं पता, कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, जैसे कि यूपी की पता होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर है। राज्यसभा की यूपी में कितनी सीट है? 31 सीट है। ठीक है, और उसके बाद टॉप 5 पता होना चाहिए क्योंकि हार्ड बनाता है तो पूछ लेता है। महाराष्ट्र उसके दूसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र की कितनी है? 19 है। उसके बाद पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कौन आता है? तमिलनाडु, तीसरे पे आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु की 18 है। फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की आ, 2 कम है, 16 है। और उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल के बाद आपका बिहार, बिहार की भी आपकी 16 है। तो ये आपकी टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम सीट्स हैं। और अगर हम यूटी की बात करें तो देखो यूटी में 2 याद रखना, दिल्ली की एक तो याद रखना, दिल्ली में 3 सीट्स हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक हो गए हैं, लद्दाख, वहाँ पर आपकी जो यूनियन टेरिटरी की सीट है वो 4 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और जितनी भी मैक्सिमम नॉर्थ स्टेट की सीट्स है ना, जैसे गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पर एक एक सीट है, तो आप ये भी लिख लो। ठीक है, ये आपको याद भी हो जाएंगे क्योंकि सब नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है। गोवा, गोवा को छोड़ के, गोवा, मणिपुर, नागालैंड आपका, और सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, मिजोरम हो गया आपका, और क्या है, मेघालय हो गया आपका। इन सभी में एक एक सीट है राज्यसभा की, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में जो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लोकसभा के बारे में, तो मैं यहाँ पर इसे रफ कर देता हूँ।
देखो, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। और लोअर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस। अब देखो, आपका जो फर्स्ट लोकसभा थी, लोकसभा के बारे में देखो, जो जो लोकसभा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूटेड जो होती है, इसका लोकसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। और लोकसभा का जो फर्स्ट सेशन हुआ था, पहला जो सत्र स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था आपका 13 मई, फर्स्ट सेशन 13 मई 1952 को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इसका टर्म पूछा जाए, टर्म लोकसभा का, तो ये पहली रही थी 13 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल 1952 से लेके कितना था, 13 अप्रैल 1952 से लेके आपका 4 अप्रैल 1957 तक ये पहली लोकसभा का टर्म है। तो ये डेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, ये गठन हुआ 13 अप्रैल, अब ये 17 अप्रैल को, बट ये 13 अप्रैल और से लेके 4 अप्रैल तक इसका टाइम पीरियड रहा था, और पहला सत्र रहा था 13 मई 1952 को। तो इनमें कन्फ्यूज मत होना, समझ लेना। जैसे राज्यसभा में मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए, वैसे यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो कितनी है आपकी, मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें मेंबर्स की, तो देखो यहाँ पर जो टोटल मेंबर्स होते हैं आपके, टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 550 होते हैं, जो कि मैक्सिमम हो सकते हैं। उस राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, जिसमें हमारे 20 यूटी से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 530 हमारे राज्य से आ सकते हैं, मैक्सिमम स्टेट से आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जो कुल सदस्य, टोटल मेंबर को हिंदी में लिखते हैं कुल सदस्य, ठीक है। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, पहले देखो 550 नहीं, 552 होते थे, 2 एंग्लो इंडियन होते थे जो कि रिपील्ड कर दिया है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया कि पहले कितने होते थे, तो 552 होते थे। लेकिन आपका जनवरी 2020 से आपका, जो आपका मैंने बताया था ना, जो हम संशोधन पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि उसमें एक तो 70 ईयर्स का जो आरक्षण था वो 80 कर दिया, और एंग्लो इंडियन वाली सीट्स को ख़त्म कर दिया। तो ये 2 सीट्स थी लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की, तो ये रिजर्वेशन ख़त्म करके अब 550 बचा है, ठीक है। तो ये चीज़ पता रखना कि एट प्रेजेंट मैक्सिमम आपकी 550 हैं, पर 550 हो सकती हैं, लेकिन अभी कितनी है, एट प्रेजेंट कितनी है, 550 तो हो सकती है मैक्सिमम अभी। 530 आपकी स्टेट्स में जितनी मैक्सिमम होनी चाहिए उतनी अभी राज्य से सीट्स हैं, बट आपकी यूटी से 13 हैं। तो अभी एट प्रेजेंट जो सीट्स हैं वो 543 हैं, बट मैक्सिमम कितनी होनी हो सकती हैं, 550 सीट्स हो सकती हैं लोकसभा के अंदर। जैसे राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, ऐसे इसमें नहीं होता। इसमें जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली आप लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जो हम वोट करते हैं वहाँ से, मतलब उसी के द्वारा हम जो वोट करते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स को ही तो चुनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अगर इनके टर्म की बात करें, तो इनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, 5 ईयर्स। और लोकसभा आपकी डिजॉल्व हो सकती है, भंग हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना, डिजॉल्व हो सकती है, भंग हो सकती है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये 5 साल के बाद ही हो। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, कोई भी गवर्नमेंट अपना स्ट्रेंथ को नहीं बता पाती है कि वो, अभी हम नो कॉन्फिडेंस पढ़ेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। लेकिन अभी ये ध्यान रखो कि डिजॉल्व हो सकती है लोकसभा, नॉर्मल टर्म आपका 5 साल का होता है, उससे पहले भी भंग हो सकती है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, और देखो लोकसभा के बारे में आप ये भी याद रख सकते हो कि लोकसभा जैसे मैंने आपको टर्म बताया 5 साल का होता है, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई, सिचुएशन हो गई, कोई इमरजेंसी आपातकाल आ गया, तो उस दौरान पार्लियामेंट में एक एक्ट को पास करके इसका टाइम पीरियड भी बढ़ाया जा सकता है। और मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है एक बार में। फिर अगर हमें लगा कि अभी इमरजेंसी सिचुएशन और चलने वाली है, जैसे अभी कोविड आ गया,
ठीक है। कोविड के टाइम में अगर इलेक्शन होते तो इलेक्शन हो ही नहीं पाते कोविड के टाइम में, तो अगर उस टाइम इलेक्शन पड़ते तो वो क्या होता कि एक एक्ट लाया जाता है जिसमें कि आपका जो इलेक्शन जो लोकसभा का टर्म है वो 1 साल बढ़ा दिया जाता। मैक्सिमम 1 साल बढ़ा सकते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने कितना ही बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर अगर सपोज कोविड खत्म ही नहीं होता और फिर अगर इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ती तो फिर 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सपोज जैसे कोई भी इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी खत्म हो गई, ठीक है, तो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद ही इलेक्शन कराना या वापस से वो लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी होता है, ठीक है। ये चीज अभी तक आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा कि अभी तक लोकसभा कितनी बार डिजॉल्व हुई है, तो 8 बार आपकी लोकसभा डिजॉल्व हुई है, ठीक है। लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? जैसे वहां चेयरमैन होता है, यहाँ पर स्पीकर होता है, और यहाँ पर जो ये स्पीकर होता है ना, ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, उन्हीं में से एक होता है, उन्हीं में से एक को स्पीकर बनाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है, दोनों लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। और ये लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही चुना जाता है, ये चीज याद रखना। अब ये पढ़ा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे। फर्स्ट लोकसभा के जो स्पीकर हैं, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो ये तो बहुत आसान है, सबको पता है, जीबी। जीबी का चलो नाम बताओ आप क्या है। आज हम जीबी पढ़ते हैं, गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर, मावलंकर, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हो गए। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर बताओ। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर भी पूछ लेता है पेपर में, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। तो जो आपके यहाँ पर फर्स्ट डिप्टी स्पीकर है ना, तो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर है आपके क्या थे वो? एम अनंत, एम अनंत स्वामी अयंगर, ठीक है। और आपसे एक और सवाल बनता है, फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर थे आपके पी ए सांगमा। और एक और सवाल जो कि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल स्पीकर, तो ये है मीरा कुमार। मीरा कुमारी नहीं है, मीरा कुमार है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और ये फीमेल है, ठीक है, मीरा कुमार, ठीक है। तो ये है आपके स्पीकर्स की बात कर ली हमने। और हमको क्या पढ़ना है? अच्छा देखो, मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी ना जब हमने कास्टिंग बोर्ड पढ़ रहे थे, कि देखो स्पीकर जो होता है लोकसभा का, जो लोकसभा का आपका स्पीकर होता है, वो वोट किसी भी बिल के अगेंस्ट या फेवर में वोट नहीं करता, बट वोट करता है किस सिचुएशन में, कि अगर अगेंस्ट में और फेवर में इक्वल वोट हो गए, उस सिचुएशन में स्पीकर के पास राइट होता है कास्टिंग वोट करने का, कि वो वोट कर सकता है ओनली इन द केस ऑफ जब दोनों फेवर और अगेंस्ट के वोट इक्वल हो गए, ठीक है। ये चीज याद रखना। और देखो एक टर्म होता है कोरम। पार्लियामेंट जो आपका लोकसभा में जो आपका स्पीकर होता है, उसके पास में ये पावर होती है कि अगर लोकसभा में कोरम नहीं है, अगर लोकसभा में कोरम नहीं है, तो वो या तो जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, हाउस की सदन की बैठक है उसे स्थगित कर सकता है, ठीक है, उसे डिले कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। अब ये कोरम क्या होता है? जैसे 1/10 मेंबर होते हैं कि लोकसभा में सुनवाई जब ही होगी जब उस सदन के 1/10, जैसे मैक्सिमम 500 लोग हैं, तो जब तक कम से कम 50 लोगों का मौजूद होना जरूरी है। अगर इससे कम है तो आपका सदन की कार्रवाई नहीं होगी। तो 1/10 क्या होता है? किसी भी सदन का कोरम होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़, हमने आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग पढ़ी थी। आर्टिकल 108 में क्या पढ़ी थी? जॉइंट सिटिंग पढ़ी थी। जॉइंट सिटिंग मैंने आपको एक चीज़ बताया था, इसको प्रिसाइड कौन करता है? देखो जॉइंट सिटिंग क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा की लोकसभा और राज्यसभा के जब मेंबर्स आपस में मिलकर किसी एक बिल पर डिस्कशन करेंगे, उसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। तो इसको प्रिसाइड कौन करेगा? राज्यसभा का चेयरमैन करेगा या लोकसभा का स्पीकर करेगा? तो इसको जो प्रिसाइड करता है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
और देखो जॉइंट सिटिंग के बारे में एक और चीज़ है, ये जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है, तो ये प्रेसिडेंट बुलाता है। ये जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है, ये जॉइंट सिटिंग बुलाता है आपका प्रेसिडेंट। एक ये बात पता होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग होगी अंडर द आर्टिकल 108, उसको प्रिसाइड करेगा स्पीकर, बट इसे होगी मतलब इन दोनों की बैठक होगी, इसको कौन बुला सकता है, इसको प्रेसिडेंट बोल सकता है कि भाई तुम आपस में मिलो, आपस में बैठ के बात करो एक जगह, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता हो गई। कभी कभी अगर डेप्थ में सवाल बनेगा तो इस तरह से बन सकता है, जस्ट बेटा सेकेंड, कि जैसे अगर स्पीकर एब्सेंट है, स्पीकर नहीं है, उस वक्त कौन प्रिसाइड करेगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्पीकर, या तो स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर कर सकता है, ठीक है। आपका चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर कर सकता है, चेयरमैन कर सकता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कर सकता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कर सकता है, ठीक है। और कोई भी एक मेंबर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करेंगे वो कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रिसाइड कर सकते हैं। तो जॉइंट सेटिंग के बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए। और देखो एक बात मैंने आपको राज्यसभा में भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ, कि जो मनी बिल है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है। देखो कोई भी साधारण बिल है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल है, वो आपका कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा में हो सकता है, पहले राज्यसभा में उस पर डिस्कशन हो सकता है, उसके बाद लोकसभा में आ सकता है, लोकसभा में डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। या लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, पहले लोकसभा में पास होकर राज्यसभा जा सकता है। बट मनी बिल एक ऐसा है जो ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। और ये जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा मनी बिल, ये किसकी परमिशन लेनी, किसकी किसके किसकी परमिशन से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्रेसिडेंट की परमिशन से। एक और चीज, ये मनी बिल है या नहीं, इसको फाइनल, ये फाइनल डिसीजन किसका होगा, तो ये फाइनल डिसीजन होगा जो स्पीकर होगा लोकसभा उसका, जो स्पीकर होगा लोकसभा का उसका, स्पीकर जो होगा लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये उसका फाइनल डिसीजन होगा कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या नहीं। मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, और किसकी परमिशन से होगा, प्रेसिडेंट की परमिशन से होगा, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए। अब जैसे हमने राज्यसभा में सीट्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पर सीट्स के बारे में कुछ देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं जहाँ से सवाल आपके अक्सर बनते हैं। तो देखो यहाँ पर आपकी सीट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट्स राज्यसभा की कहाँ थी, यूपी में, तो यहाँ भी यूपी में ही है। वहाँ राज्यसभा की 31 थी, यहाँ 80 है। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट कितनी है, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48 है। उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में लोकसभा की सीट कितनी है, 42 है। उसके बाद है आपका बिहार, बिहार में लोकसभा की सीट है 40। उसके बाद है आपका तमिलनाडु, जहाँ पर लोकसभा की सीटें आपकी 39। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर लोकसभा की सीट्स ज़्यादा हैं। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद होनी चाहिए। आपको ऐसे पता होना चाहिए कि यूपी में 80 सीट हैं राज्यसभा की, लोकसभा की, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। और लोएस्ट अगर हम बात करें तो देखो नागालैंड में आपकी सिर्फ एक ही सीट है लोकसभा की, और सिक्किम में भी आपकी एक ही सीट है लोकसभा की, और मिजोरम, मिजोरम में भी एक ही सीट है आपकी लोकसभा की, ठीक है। ये आपकी सीट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हम हमारा डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट्री टर्म के। और अगर जब हम पार्लियामेंट्री टर्म कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो पार्लियामेंट वाला सेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आज हम पार्लियामेंट्री टर्म देखने जाएंगे तो हमारा ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग शिकायत करते हो कि भैया 1 घंटे से ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए, तो मैं 1 घंटे का रखने की कोशिश करता हूँ। तो पार्लियामेंट्री टर्म हम जब नेक्स्ट लेक्चर शुरुआत करेंगे तो उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट्री टर्म ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।